हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं वो है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। अब सीधी सी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि दुनिया में यूएनओ से पहले भी कोई संस्था थी क्या? तो थोड़ा ध्यान दें। यूएनओ से पहले मैं बता दूं, एक नाम है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशंस लीग। नेशंस लीग कहते हैं। हुआ क्या एक्चुअली में? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ था, जो 1918 तक चला। एंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार दुनिया में आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसी एक वैश्विक संस्था, ऐसी कोई बॉडी हो, ऐसा कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन हो जो दुनिया के देशों में आपसी शांति, समन्वय या इंटरनेशनल पीस, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को सस्टेन या मेंटेन कर सके। और इसी दिशा में कोशिश हुई। और पेरिस में जो शांति सम्मेलन हुए थे, वर्साय के जो महल हैं पेरिस में, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद सहमति बनी। और पेरिस शांति सम्मेलन में सहमति बनने के बाद फाइनली अंततः 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो राष्ट्र संघ की आपसे पूछेगी, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 1920 को हुई। और राष्ट्र जो संघ है, इसका मुख्यालय था जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में था। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड। ये वैसे ध्यान दें, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन ज्यादातर नाम हम क्या सुनते हैं? जिनेवा ही सुनते हैं। तो राष्ट्र संघ से पहले दुनिया में एक संगठन था, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक नाम था राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशंस लीग। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा था। लेकिन जिस उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति व कानून व्यवस्था सभी देशों में कायम हो। लेकिन हम जानते हैं कि 1918 यानी 20 में इसकी स्थापना हुई, और हम जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। 20 में स्थापना और 1939 में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वार। तो विद इन 20 ईयर्स, 20 वर्ष से कम समय में ये संस्था क्या होगी? ये संस्था असफल हो गई, विफल हो गई अपने उद्देश्य में। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद ये एक तरह से शक्तिहीन संस्था हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्र संघ इसकी स्थापना में मुख्य जो योगदान था वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का था। वुड्रो विल्सन का। और जो इसका संस्थापक था, जो इसका जन्मदाता था, जो अग्रणी था, वही इसका सदस्य नहीं बना। और इसलिए यह संस्था शक्तिहीन हो गई। अन्य राष्ट्रों ने अपनी मनमर्जी या मनमानी शुरू कर दी, और धीरे धीरे जो है इस संस्था का महत्व कम हो गया। और अगेन दुनिया को एक सेकेंड वर्ल्ड वार का 1939 में सामना करना पड़ा। ऐसा कहा भी जाता है कि राष्ट्र संघ उस अनाथ बच्चे की तरह थी जिसको जन्मदाता जन्म देकर के भूमध्य सागर, मेडिटेरियन के किनारे यानी यूरोप में छोड़ गया, क्योंकि इसका मुख्यालय यूरोप है। और स्वयं 7 समुद्र पार अमेरिका अटलांटिक महासागर उस ओर है, वहां चला गया। तो जिसने जन्म दिया, जो इसका संस्थापक था, जो अग्रणी था, वही इसका सदस्य नहीं बना। मतलब अमेरिका जो उस समय सबसे शक्तिशाली था। तो अन्य राष्ट्रों ने अपनी मनमर्जी शुरू की, और ये इस संस्था के असफल या विफल होने का मुख्य कारण था। चलिए, इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार हम जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था। 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला था। देखिए, युद्ध जो है वो शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसको समाप्त करना, या किसी भी हम देखते हैं कोई झगड़ा कर लें या कोई लड़ाई कर लें, तो कई बार कर लेते हैं आपसी, जोश में कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में उसको मिटाना है, उसको सेटल करना, शांति व्यवस्था बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा ही यहाँ हुआ। दुनिया के देशों ने जोश में युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में तुरंत ये महसूस किया गया, जैसे 1939 में शुरू हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 41 तक आते आते दुनिया के नेताओं ने इस बात की आवश्यकता को महसूस किया कि अगेन कोई एक ऐसी संस्था बने, एक ऐसी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन बने जो दुनिया के देशों या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं कानून व्यवस्था को स्थापित कर सके या कायम रख सके। ऐसी आवश्यकता हुई।
और 1941 में युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध के दौरान ही एक नई संस्था के गठन की कोशिश, प्रयास शुरू हुए। और देखिए ये जो इस बार भी जो है इस नए संगठन की जो स्थापना की कोशिश जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति, यहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में शुरू हुई। वैसे आप जानते हैं रूजवेल्ट के नाम 3 उपलब्धियां इतिहास में हैं, खासकर जहां से प्रश्न बन सकता है। पहली बात, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आज तक के अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे। सबसे लंबा जो टेन्योर जो था एज ए प्रेसिडेंट इन्हीं का रहा था। इसके बाद तो वहां के संविधान में बदलाव करके और राष्ट्रपति के जो ना कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि भारत में अपने आप 5 वर्ष। ये तो ये सबसे लंबे कार्यकाल में राष्ट्रपति थे। दूसरा, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही थे जब हमको मालूम है कि दुनिया में पहली बार जो आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। फर्स्ट रेसेशन कह दो चाहे स्लो डाउन कह दो, दुनिया की पहली आर्थिक मंदी 1929 में आई, और अमेरिका को इस आर्थिक मंदी से उबारने वाले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही थे। और तीसरी बात, हमसे पूछें कि यूएनओ की स्थापना में किस अमेरिकी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण या अग्रणी भूमिका थी, तो भी उत्तर क्या आएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो एक तो यूएनओ की स्थापना में मुख्य भूमिका, एक सबसे लंबी कार्यकाल राष्ट्रपति, और एक अमेरिका को आर्थिक मंदी से उबारने वाले। दुनिया की पहली आर्थिक मंदी 1929 में आई, जबकि दूसरी आर्थिक मंदी 2008 में आई थी, जिसके बादल अभी तक नहीं छटे। पूरी दुनिया की जो है ना अर्थव्यवस्था सुस्त है या मंद है या धीमी है, ये कह सकते हैं। तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्हीं के नेतृत्व में जो ना 1941 से कोशिश हुई, और पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट व चर्चिल जो थे वो अटलांटिक महासागर में मिले एक जहाज पर, जिसको बोलते हैं अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर बोलते हैं, अटलांटिक चार्टर, यानी एक जहाज में उनकी मुलाकात हुई एक संगठन की स्थापना दिशा में। इसके बाद उनके साथ एक नेता और जुड़े, रूस के राष्ट्रपति थे, वो जुड़े। फिर ये मिले याल्टा। याल्टा एक जो है स्थान है जो पड़ता क्रीमिया द्वीप में, याल्टा सम्मेलन, याल्टा पड़ता क्रीमिया प्रायद्वीप वगैरह। और इसके बाद हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये हुआ था। हालांकि और भी 2-3 सम्मेलन, लेकिन अपन मैन लिख रहे हैं। यूएनओ की स्थापना की दिशा में जो है विश्व के अग्रणी नेता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के राष्ट्रपति वगैरह ने मुलाकात हुई। पहली बार एक महासागर में जहाज पे मिलके कुछ बातें तय, सहमति बनी। फिर याल्टा नामक स्थान पे मिले, और फिर सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे मिले। ऐसे कई दौर, कई राउंड, कई मुलाकातें हुई थी और सहमति बनती गई अधिकांश मुद्दों पे। देखिए, सुनने में से लगता है कि सैन फ्रांसिस्को कोई स्थान जो है वो फ्रांस में, लेकिन ये अमेरिका के एक शहर का नाम है। तो ये कई सम्मेलन लिए। हालांकि इनका नेतृत्व लगभग कौन कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कर रहे थे। और कई दौर, कई राउंड की मुलाकात, बैठकों के बाद फाइनली जो है 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है दुनिया के 50 देशों ने यूएनओ के चार्टर को साइन किया। चार्टर यानी संविदा पत्र कह दो या यूएनओ का संविधान कह दो, वैसे सही अर्थ होता है संविदा पत्र। तो दुनिया के कितने देशों ने जो ना यूं कहें कि यूएनओ के चार्टर को साइन किया, 50 देशों ने। कहाँ किया, सैन फ्रांसिस्को, ये एक स्थान या शहर है अमेरिका में। और कब किया, 26 जून 1945। तो देखिए यहाँ पर डेट वैल्यू क्वेश्चन में बनता है, स्थान के हिसाब से कितने देशों ने, चार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। वैसे यूएनओ का जो 51वां जो संस्थापक सदस्य देश है, जो फाउंडर मेंबर है, 51वां जो फाउंडर मेंबर है संस्थापक सदस्य देश के रूप में नाम है पोलैंड। अगर आपसे पूछें यूएनओ का 51वां संस्थापक सदस्य देश कौन है, पोलैंड है। देखिए, इस सम्मेलन में भारत की ओर से भी, इस सम्मेलन में भारत की ओर से भी गए थे। कौन थे, रामास्वामी डी मुदालियर,
रामास्वामी डी मुदालियर, फिरोज खान, वीटी कृष्णामाचारी, ऐसे लोग थे। अब आपके मन में एक आशंका या क्वेश्चन उठ रही है कि साहब भारत तो उस समय स्वतंत्र हुआ ही नहीं था, भारत तो ब्रिटिश भारत था। 45 की में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में भारत से 3 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था। यस, भारत उस समय स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत था, लेकिन फिर भी भारत की ओर से इन 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। अब देखिए फाइनली यहां तो सहमति बनी है उन देशों ने, जो संविदा पत्र, जो नियम कानून कायदे, जो मोटी मोटी बातें तय की थी उस पत्र के रूप में, उस सब को स्वीकार किया, सबने अपनी सहमति जताई और फाइनली जो है ना यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की जो स्थापना आप बता सकते हैं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945। तो आपसे कोई पूछे साहब यूएनओ की स्थापना कभी 24 अक्टूबर 1945, तो 24 अक्टूबर क्या हो गया, यूएनओ दिवस हो गया। आपसे कोई पूछे यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है या कब आता है, तो आप कह सकते हैं 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आपसे कोई पूछे कि साहब जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। जबकि हमको मालूम है राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा था, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920, जबकि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। हालांकि वो जो राष्ट्रसंघ है वो संस्था अस्तित्व में नहीं है, वो समाप्त हो गई, लेकिन चूंकि यूएनओ से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के रूप में हमने पढ़ लिया कि कोई संस्था थी, उसके संगठन वगैरह सारी बातें। अब देखिए यूएनओ के सदस्य देश की जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे 193, 193। और 193वां जो देश है, 193वां देश है दक्षिणी सूडान। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जो बना था 2011 में। दक्षिणी सूडान लेटेस्ट बस यही है, 2011 में यूएनओ का मेंबर बना था। तो एक बार रिपीट कर दूं, बोर्ड साफ करना है। यूएनओ की स्थापना में अग्रणी जो अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आए तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जबकि राष्ट्रसंघ में था वुड्रो विल्सन। कई सम्मेलन हुए, लेकिन फाइनली सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कैसे, थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान दें। जैसे कोई बोले कि साहब ब्रेटन वुड्स समझौता, ब्रेटन वुड्स समझौता, थोड़ा ध्यान दें, ब्रेटन वुड्स समझौता। कोई बोले सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और कोई बोले उरुग्वे राउंड्स, उरुग्वे राउंड्स। ध्यान दो, ये देखिए उरुग्वे देश का नाम है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का हो या लैटिन अमेरिकी देश है। ये भी देश को या जगह हो गया, ये भी एक स्थान हो गया, ये भी स्थान है, लेकिन तीनों स्थानों पे मीटिंग बैठक समझौता हो, लेकिन तीनों का रिजल्ट अलग अलग आए। उरुग्वे नामक देश में या उस स्थान पे कई राउंड की, राउंड का मतलब दौर है, दौर, कई दौर की मुलाकातें बैठ के चली और फाइनली दुनिया में एक संस्था नाम है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो आपसे पूछे कि उरुग्वे राउंड्स या कई बार एक नाम आता दोहा दौर, दोहा देश है, दोहा दौर का संबंध जो है वो किससे है, यानी दोहा में भी कई राउंड कई चले थे मीटिंगों के, तो उरुग्वे और दोहा दौर दोनों का संबंध किससे था? WTO से। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पे जो समझौता हुआ उसके बाद में क्या आई थी, दुनिया में 2 संस्था आई थी, एक तो विश्व बैंक यानी जो है ना, और एक आया था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। जबकि सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे जब सम्मेलन हुआ और फाइनल सहमति बनी तो दुनिया में सामने क्या आया? यूएनओ आया। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का रिजल्ट था यूएनओ, ब्रेटन वुड्स समझौते का रिजल्ट है विश्व बैंक व IMF, जबकि उरुग्वे व दोहा दौर के राउंड्स का फाइनल रिजल्ट क्या है? यूएनओ। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बता सकते हैं भारत की ओर से कौन थे, ये बता सकते हैं, स्थापना कब हुई, अक्टूबर 45, और वही यूएनओ दिवस बन गया 24 अक्टूबर। मुख्यालय कहाँ है और कुल कितने सदस्य हैं, और जो 193 वो कौन है और वो कब बना। अब देखिए थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं।
यूएनओ की जो है ना आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये 6 हैं। 6 कौन कौन सी हैं? जैसे बोलें कि साहब अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी, ये है। अब इसको आप थोड़ा सा एक ट्रिक के रूप में से याद रखने के लिए थोड़ा है कि FACE, SR को शॉर्ट में मान लो कह सकते हैं आप शाहरुख खान। ये अपना यूएनओ की सामान्य बातों में लास्ट बात है, यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, स्थायी परमानेंट मेंबर, स्थायी प्रतिनिधि जो है वो है TS त्रिमूर्ति। ये अप्रैल 2020 से अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इनसे पहले था सैयद अकबरुद्दीन। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। अब तक जो आपको ध्यान में है उसका नाम है सैयद अकबरुद्दीन, लेकिन अब उनके स्थान पे अप्रैल 20 में रिसेंट इस TS त्रिमूर्ति की नई नियुक्ति हुई है। तो ये हमने यूएनओ की सामान्य बातें की। आप बता सकते हैं यूएनओ से पहले दुनिया में कौन सा संगठन था, उसका क्या नाम, स्थापना, मुख्यालय? यूएनओ जो इसकी स्थापना की कोशिश, स्थापना से पहले क्या क्या कोशिश हुई, कौन कौन से सम्मेलन हुए, जैसे अटलांटिक चार्टर है, याल्टा सम्मेलन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में कोशिश हुई। फिर वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किस तारीख को कितने देशों ने साइन किए और वर्तमान कुल कितने सदस्य देश हैं, उसका मुख्यालय कहाँ, आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, उसके अंग कितने, ये सारी बातें हम देख ली। अब हम यूएनओ के अंगों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो है यूएनओ का पहला अंग जिसका नाम है महासभा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे जनरल असेंबली, इसी को पढ़ रहे हैं, महासभा, जनरल असेंबली। देखिए यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 बॉडीज हैं, उसमें से जो महासभा है इसकी सामान्य बातें सुन लीजिए। यूएनओ है ना, यूएनओ का प्रत्येक सदस्य देश जो है, प्रत्येक सदस्य देश महासभा का सदस्य होता है, महासभा का सदस्य। तो सीधी सी बात हो गई, हम जानते हैं यूएनओ में सदस्य 193, तो महासभा के भी सदस्य कितने हो गए? 193 हो गए। तो यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनमें सदस्य संख्या के आधार पे सबसे बड़ा अंग कौन सा हो गया? महासभा हो गया। तो महासभा के सदस्य कितने हो गए? 193। हालांकि जो यूएनओ का प्रत्येक सदस्य देश है वो महासभा में अपना एक सदस्य भेजता है, वैसे कोई देश अधिकतम 5 सदस्य भेज सकता है। देखिए प्रत्येक देश जो यूएनओ का मेंबर है वो महासभा में उसका एक सदस्य होता है, वैसे कोई भी देश अधिकतम कितने भेज सकता है? 5। लेकिन जब बात आएगी वोटिंग की तो वोटिंग राइट एक का ही माना जाएगा, एक का ही काउंट होगा। चाहे भले उसने 2 भेजे, 3 भेजे, 4 भेजे, 5 से अधिक नहीं भेज सकता, लेकिन जब वोट है वोट एक का ही काउंट होगा। तो इट मींस यूएनओ का कौन सा अंग जो है सदस्य संख्या के आधार पर सबसे बड़ा हो गया? महासभा। और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मान लीजिए भारत में जो अपनी संसद है, भारत में अपनी संसद है तो हम देखते हैं संसद जो है एक पूरे देश का आईना है। कैसे? संसद में आपको तमिलनाडु से लुंगी वाले मिलेंगे, पंजाब से आपको पगड़ी वाले मिलेंगे, राजस्थान से धोती वाले, हर तरह के, यानी संसद जो है अपने देश का एक तरह से लघु आईना है जो पूरे देश की जो है उसको बिंबित करती है एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में। वैसे ही जो है महासभा है, महासभा में पूरी दुनिया के सभी देशों का इसमें प्रतिनिधित्व है, इसलिए इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं, विश्व की लघु संसद। तो आपसे प्रश्न पूछिए यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनमें से किस अंग को विश्व की लघु संसद कहते हैं? महासभा को। कोई पूछे क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व को क्या करती है? बिंबित करती है या रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि प्रत्येक जो है देश इसका सदस्य होता है। अब देखिए महासभा का एक सत्र होता है, ये सत्र हमेशा जो सेशन होता है वो वार्षिक होता है, सेशन, सत्र में सेशन, और ये एनुअल होता है। और ये सत्र हमेशा सितंबर माह में शुरू होता है, सितंबर माह, और सितंबर माह के भी तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, जो कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक चलता है, क्रिसमस तक।
क्रिसमस तक चलता है। वर्तमान में जो सत्र चल रहा है वो 74वां सत्र है, 74वां 74th सेशन चल रहा है, जो 2019 में शुरू हुआ, सितंबर 2019 से शुरू हुआ, ये सितंबर 20 तक चलेगा और सितंबर 20 जो है उसमें 75वां सेशन स्टार्ट हो जाएगा। पूरे 12 महीने का होता है, एक वर्ष का। और वर्तमान 74वां सत्र है, इसके जो अध्यक्ष हैं, 74वें जो सत्र के अध्यक्ष हैं वो है तजानी मोहम्मद बांडे, और यह तंजानिया से हैं, अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। देखिए यहां पर एक बात में आपको कंफ्यूज हो सकता है, जैसे एक होता है महासचिव, थोड़ा इधर साइड में ध्यान दें, महासचिव है जो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसका नाम इस समय एंटोनियो गुतरेस अलग है, तजानी मोहम्मद बांडे अलग है। तजानी मोहम्मद बांडे कौन है? महासभा के अध्यक्ष हैं, जबकि एंटोनियो गुतरेस कौन है? यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। और इसमें कौन सा सत्र चल रहा है? 74वां। कब शुरू हुआ? 19 में, और सितंबर 20 में कौन सा सत्र आ जाएगा? 75वां। अब जब बात अध्यक्ष की आ गई तो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या कभी कोई भारत से भी वैसे अध्यक्ष के रूप में बता दें आपको एक बात और, अध्यक्ष तो इसका एक होता है, और बात है उपाध्यक्ष की, तो महासभा के उपाध्यक्ष वो 21 होते हैं, 21। अब देखिए कोई पूछे अच्छा भारत से भी इसका कभी कोई रहा है क्या? तो 1953 में 8वें सत्र की जो अध्यक्षा एक भारतीय जो महिला विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये सबको मालूम है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ना यूएनओ में महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। कब? 53 में। और कौन सत्र था? 8वां। आपके सामने साहब यूएनओ का पहला अध्यक्ष कौन था? महासभा का पहला अध्यक्ष अगर पूछे पहला अध्यक्ष तो सीधी सी बात है श्री पॉल हेनरी स्पॉक, ये था। तो देखिए तीनों बातें हो क्लियर। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तजानी मोहम्मद बांडे। या यू पूछे साहब इस महासभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? हेनरी पॉल स्पॉक। क्या कभी कोई भारत से भी तो है? वो विजय लक्ष्मी पंडित, वो पहली भारतीय महिला, और भारतीय नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित को अध्यक्ष चुना गया था। ये इसका एक संगठन कह सकते हैं, इसका गठन, इसका जो भी है कि सदस्य कितने हैं, इसका सत्र कैसे होता है, कब शुरू होता है, इसमें कितने उपाध्यक्ष होते हैं, सारी बातें हमने देख ली। अब आपसे कोई पूछे साहब ये काम क्या करते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो देखिए महासभा है मोटे रूप में जो है, इसके हम 2-3-4 कार्य पढ़ेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट परीक्षा के हिसाब से 2 ही हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि महासभा के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखिए महासभा के कार्य, पहला कार्य है नए देशों को सदस्यता देना। नए देशों को सदस्यता देना, सदस्यता मेंबरशिप। जैसे मान लीजिए दक्षिण सूडान जो है यूएनओ का नया सदस्य चुना गया, तो ये सारा काम जो है ये महासभा करती है। दूसरा यूएनओ का बजट पारित करना, यूएनओ का बजट पारित करना। तीसरी जो बात है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आईसी, इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का जो है ना चुनाव या चयन कह सकते हैं, चुनाव या चयन। और लास्ट चौथी बात महासचिव, महासचिव का चुनाव या चयन। यही 4 बातें हैं, लेकिन वही बात सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से 3 नंबर और 4 नंबर, और इन दोनों पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट महासचिव है कि महासचिव का चुनाव या चयन कौन करता है? महासभा। लेकिन ये जो कार्य सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पे महासभा करती है। करती तो महासभा है, लेकिन सिफारिशें किसकी होती हैं? सुरक्षा परिषद की सिफारिशों के आधार पे करती है। ये 4 हैं। तो आप बता सकते हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, महासभा यूएनओ का एक अंग है जो सदस्य संख्या के आधार पे सबसे बड़ा है। इसका एक उपनाम क्या है आप बता सकते हैं? विश्व की लघु संसद। सदस्य 93 हो गए। इसका एक सत्र होता है, वो वार्षिक होता है, सितंबर महीने में शुरू होता है, और इस समय 74वां सत्र चला। उसका अध्यक्ष कौन मैंने बता दिया।
भारत से संबंध पूछे तो विजय लक्ष्मी पंडित वाली, पहला अध्यक्ष पूछे तो बता सकते हैं। और इसके फंक्शंस क्या क्या है 4 आपके सामने लगे, इंपॉर्टेंट तीसरा चौथा, इनमें भी ज्यादा पूछे तो चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे कार्य महासभा करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है? सिक्योरिटी काउंसिल की। तो आज क्लास हम इतना ही करेंगे। तो आज का इस क्लास में अपना इतना ही करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी की जो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपने सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, और जो है सेक्रेटरीट सचिवालय, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अक्सर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।